मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी इष्ट मित्रों और भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। हमारा प्रयास है कि आर्थिक न्याय के जिस विचारधारा का हम पूरे समाज में बीजारोपण करना चाहते हैं और उसके सारे पक्षों को समाज के सामने खोल कर रखना चाहते हैं, हमारा वह व्यापक दृष्टिकोण आपकी समझ में आए और अगर किसी भी प्रकार की भ्रांति है तो वह गंभीर विचार विमर्श के द्वारा, सहचिंतन के द्वारा हल भी की जा सके और आर्थिक न्याय के मामले पे पूरा विश्व समाज भी पूरी तरह एकमत हो, क्योंकि वैतक्यता के बिना, सबके सम्मिलित समर्थन के बिना समाज से वह ताकत, वह सही दिशा नहीं मिल सकती जो सब लोगों के सुख के लिए और जीव मात्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अगर सब लोग न्यायपूर्वक अपनी आवश्यकता के अनुसार सारे प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में उपभोग करें, सबकी संतुष्टि हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि वही शांति का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। लेकिन आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। इसका उत्तर जानने और समझने की चेष्टा वर्तमान अर्थव्यवस्था से बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर जो पूरे समाज को टुकड़े टुकड़े करके पूंजीवादियों ने एक भयानक षड्यंत्र कर रखा है, उसका रहस्य भी जनता की समझ में नहीं आ रहा है और जनता में की तो क्या, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आ रहा है। हम प्राचीन भारतीय सनातन धर्म के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जंगली लुटेरे, ये समुद्री लुटेरे भारत के ऊपर हावी कैसे हुए? इन्होंने झूठा इतिहास बनाया, समाज को धोखा दिया और दुनिया की अच्छी अच्छी सभ्यताएं दुनिया के किसी भी कोने में पल रही थी और बढ़ रही थी, उनका सत्यानाश भी किया। यह भी एक दुर्योग ही कहा जाएगा। वही ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा बैठे और न्याय से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था और उसके अंधभक्तों ने कहा कि अंग्रेज तो हम लोगों का कल्याण करने के लिए भारत में आए थे। यह कहते हुए उनको शर्म भी नहीं आई। अब इसके लिए किसको दोष दिया जाए? विगत की बातों को छोड़ दिया जाए, लेकिन भविष्य का रास्ता यह तो दिखाई पड़ना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि अंग्रेजों ने जिस पूंजीवाद की स्थापना यहाँ की, उसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है और इस बात के लिए तो यह भीषण आर्थिक असमानता, यह खुद सबसे बड़ा सबूत है कि अगर विश्व में न्याय होता तो यह आर्थिक असमानता दिखाई क्यों पड़ती। एक तरफ संपन्न कहे जाने वाले लोग घी, दूध जैसी उपभोग की अत्यावश्यक सामग्री जरूरत से ज्यादा हो जाने के कारण समुद्र में डाल दी जाती है, लेकिन भूखे और अभावग्रस्त लोगों को उसे खाने के लिए नहीं दिया जाता। अच्छे अच्छे उम्दा फलों में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें सड़ा दिया जाता है और भूखी आंखें तरसती रहती हैं। इस प्रकार के दुष्ट, बेहुदे, अत्याचारी और मानवता के लिए अपराध करने वाले लोग जहां दुनिया के शासक बन बैठे, तो फिर यह अत्याचार और अन्याय यह तो होगा ही। और आज अगर आप सच्चाई की तरफ ध्यान दें तो दुनिया में पूंजीवाद सबसे कुटिल, सबसे धूर्त और सबसे मानवता विरोधी विचारधारा है और उसी को लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया है। दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे विश्व में उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली सारी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली उसे ही बताया जा रहा है और उसी के अनुरूप चिकित्सा प्रणाली भी समाज को लूटने के लिए एलोपैथी को सबसे बढ़िया माना जा रहा है। जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन था,
तब तक तो बात समझ में आती है कि जो उनको अच्छा लगता था वही होता था और भारत की अत्यंत उज्जवल परंपरा को अंग्रेजों ने जड़ मूल से नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत जैसा उपनिवेश उसके ऊपर उनका शासन हमेशा चलता रहे और यदि विश्व की परिस्थितियां नहीं बदलती और प्रकृति खुद नया नया परिवर्तन करने के लिए नव निर्माण और नई परिस्थितियों का निर्माण नहीं करती तो मैं समझता हूं कि भारत की जनता आज भी अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनी रहती। और अंग्रेजों ने मजबूरी में भारत तो छोड़ा, लेकिन भारत को तोड़ने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। जिस प्रकार अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने मैकाले को बुलाया था, उसी प्रकार जब भारत को छोड़ने की मजबूरी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगी थी तो उस समय अपनी कमी को पूरा करने के लिए, भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया था, जिसे उनके अंधभक्त विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान कहकर इसकी प्रशंसा करते थे। आज उस झूठी आजादी को मिले कितना समय बीत चुका है, 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब 74 और 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। केवल साल 2 साल का समय बाकी है और अभी तक भी देश के कर्णधारों को अंग्रेजों की वह धूर्तता और वह दुष्टता समझ में नहीं आ रही है। भारत की जनता को धोखे में डालने के लिए अंग्रेजों ने पग पग पर षड्यंत्र किया है। अब आप जानते हैं कि भारत में कथित रूप से जो नया संविधान बना था वह भारत में लागू बाद में हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई। कमाल की बात है, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में ही संविधान का निर्माण आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य किसने चुने, कौन कौन चुने, उसके बारे में देश की जनता कुछ भी नहीं जानती। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, लेकिन उनके मुंह से कभी आवाज भी नहीं निकलती कि उस स्थिति में संविधान जो बना क्या वह अंग्रेजों की कल्पना के अनुसार नहीं था। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए जानकार लोग जानते हैं इस बात को कि अंग्रेज आधी से अधिक दुनिया के देशों पर शासन करते थे और एक अमेरिका को छोड़कर बाकी तथाकथित मित्र देशों की जो व्यवस्था बनाई, जो साझी विरासत कॉमनवेल्थ की स्थापना की, वह क्या है, कौन सा कॉमनवेल्थ, किसका कॉमनवेल्थ, इस बात का उत्तर कोई नहीं जानता और कोई प्रश्न भी नहीं उठाता। अंग्रेजों ने कॉमनवेल्थ कहा, आपके खाते में क्या आ गया आप नहीं जानते, फिर भी कॉमनवेल्थ 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 का के खेल कराए। पूरी दुनिया के कई प्रमुख देश उसमें शामिल हुए और भारत में खुले हाथों से उन नंगे लोगों को, चरित्रहीन लोगों को अपने देश में अतिथि बनाया और उनके लिए अनगिनत वेश्याओं की व्यवस्था की। शासन में कौन था उस समय, इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, 1 लाख रुपए के बजट वो 100 करोड़ रुपए के बजट में कैसे बदल गया, कमाल की बात है कि नहीं। और उस समय की जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सारी दिल्ली के जिन होटलों में उन अधनंगे लोगों को रुकवाया गया था, खेलों के नाम पर जो लोग शामिल हुए थे, उनके द्वारा किए गए भारी वेश्यागमन के कारण दिल्ली की नालियां कंडोमों से जाम हो गई थी। यह कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इस देश का इतिहास बोल रहा है, उस समय के शासक बोल रहे हैं। और उस समय कुछ खास लोगों के चेहरे जिस प्रकार से बदनाम हुए थे, 1 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ देश की जनता के सिर के ऊपर थोप दिए गए। वेश्याओं के साथ किए गए दुराचार के कारण दिल्ली की सारी नालियां पट गई और भारत फिर भी उस कॉमनवेल्थ के नाम पर खेले गए खेल को लेकर गौरवान्वित तो अनुभव कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस पर गौरव किया जाए और किस पर रोया जाए। जहां लोगों को अपने मान सम्मान में भी कुछ समझ में ही नहीं आता हो, तो फिर आप उज्जवल भविष्य की जो कल्पना करते हैं
जो आशा करते हैं वो किस तरह करेंगे। इसलिए बंधुओं, जिन अंग्रेजों ने यह कुकर्म किया, दुष्कर्म किया, उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, खूब लूटा, अपना उपनिवेश बनाए रखा, और जो संविधान भारत में है उसी से मिलता जुलता संविधान इन कॉमनवेल्थ के देशों में है। और इसके निर्माता कौन थे, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको यदि बताना ही पड़े तो ब्रिटेन के लुटेरे ही थे, जिन्होंने मैकाले को शिक्षा व्यवस्था में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अंग्रेजों के शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए नए बदलाव किए, और उस नए बदलाव का परिणाम भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव पैदा करना था, युद्ध की स्थिति पैदा करनी थी। और अंग्रेजों ने जाते जाते भारत और पाकिस्तान के रूप में वही कुटिल षड्यंत्र किया, और उसी कुटिल षड्यंत्र के कारण आज भी पाकिस्तान बिना किसी कारण के भारत को अपना दुश्मन मान रहा है। भारत ने उन मुसलमानों को भी इस देश में बनाए रखा जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, जो उस इतिहास को जानते हैं। अभी वह पीढ़ी समाप्त नहीं हुई है, थोड़े से लोग उसके जिंदा हैं, और अगर मेरी बात सच है तो उन्हें अपने बेटे पोतों को मरने से पहले सच्चाई जरूर बतानी चाहिए। यह उनका फर्ज है। यह उज्जवल भारत का रास्ता तलाशने के लिए मील का पत्थर है। और फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, उसकी स्थापना किसने की होगी? सर सैयद अहमद खान। यह अंग्रेजों का पैदा किया हुआ एक कुकर्मी आदमी था, जिसने इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और उसका उद्देश्य केवल इस्लाम के जहर को भारत में मजबूत करने का षड्यंत्र था। अब यह अलग बात है कि उसी के परिणाम स्वरूप कालांतर में कुछ अच्छे लोग वहीं से पढ़कर निकले, और इस कुटिल षड्यंत्र से बाहर निकलने के लिए भी वे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में एक कुलश्रेष्ठ जी, जिनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, शायद पुष्कर कुलश्रेष्ठ है, अपनी बात कह रहे हैं और भारत की समृद्धि को, भारत के शासकों को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे फिर यह करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, आप हिंदुइज्म की बात करें या किसी दूसरी विचारधारा की बात करें, और राष्ट्रवाद की बात करें या समाजवाद की बात करें, आपका जैसा मन चाहे उन शब्दों के साथ आप जोड़ तोड़ भी करें। लेकिन मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं कि समाज का काम न्याय के बिना नहीं चल सकता, और भारत की जो प्राचीन संस्कृति अपनी विशिष्टता रखती है, तो वह भी न्याय की दृष्टि के कारण ही है। और आज जो समाज में भीषण आर्थिक असमानता दिखाई पड़ रही है, इसको देखते हुए यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि न्याय का पहला कदम आर्थिक न्याय से ही शुरू होगा, उसकी दूसरी कोई परिभाषा निकलती ही नहीं। अगर समाज में आर्थिक असमानता न हो तो किसी भी प्रकार का दुष्कर्म, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, किसी भी प्रकार की चरित्रहीनता जैसी स्थिति बन ही नहीं सकती। इसलिए बंधुओं, आप अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह सक्रिय करें और इस बात को माने कि हम जिस प्रकार की स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की जिस प्रकार की कल्पना को हम साकार करना चाहते हैं, वह भी आर्थिक न्याय के बिना कतई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का दृश्य यदि हम उसे भी देखने का प्रयास करें तो वह भी बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ता है। दुनिया के कई देशों में विचारधाराओं के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भयानक युद्ध जैसी स्थिति है। आप रोज सुन रहे हैं कि रूस और उसके पड़ोसी देश यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध की स्थिति है। और कल तो एक टीवी चैनल ये बता रहा था कि रूसी सेना को केवल पुतिन के एक इशारे की जरूरत है, और जैसे ही वह इशारा मिलेगा तो विनाशकारी, अत्यंत विनाशकारी भयानक शस्त्र
और 1 लाख सैनिक, 1 लाख ही कल्पना कीजिए आप, सारे भयानक शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक लोग जब यूक्रेन जैसे छोटे से देश के ऊपर टूट पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। उसकी स्वतंत्रता और उसके स्वयंभू राष्ट्र होने का क्या अर्थ रहेगा, वह रूस का गुलाम होगा कि नहीं। और उसकी इस आजादी की रक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश उसे बार बार चेतावनी क्यों दे रहे हैं और वह क्यों मान रहा है। रूस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वह यूक्रेन को नाटो संधि का सदस्य बनने से क्यों रोक रहा है, उसको यह रोकने का क्या अधिकार है। और इसे देखते हुए मैं कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया अगर इस प्रकार के 2 धड़ों में बट जाएगी, 2 गिरोहों में बट जाएगी, तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा। हमको यह बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और जो स्थिति दुनिया के सारे देशों के बीच है, सभी देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और ताकत के बल पर, न्याय के लिए नहीं, न्याय के द्वारा भी नहीं, वह ताकत के बल पर अपने से कमजोर लोगों को दबाना चाहते हैं। और अपने से कमजोर लोगों को ताकत के बल पर दबाने का नाम अंग्रेजों ने क्या रखा, लोकतंत्र। इन समुद्री लुटेरों को समझ में भी नहीं आई। और आज भी बीबीसी के ऊपर मैं यह आरोप लगा रहा हूं, वह विश्व में एक न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए अपनी ताकत नहीं लगा रही है, बल्कि पूंजीवाद को दुनिया में बनाए रखने के लिए नित नया दुष्प्रचार कर रही है। और अगर कभी समय आया तो हम बीबीसी को भी बता देंगे कि उसका यह कुटिल षड्यंत्रपूर्ण चेहरा अब पूरी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और ब्रिटेन को पहले जैसा एक लुटेरों का समूह आज की दुनिया मान लेगी। तो चलते चलते मैं यह बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने कितना धन लूटा था उसके बारे में तो कभी चर्चा नहीं होती। दुनिया का कोई भी देश विश्व राष्ट्र संघ के नाम पर होने वाली अनेकों बैठकें उसके ऊपर विचार नहीं करती। और वह पिद्दी सा देश ब्रिटेन आज भी राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। कमाल की बात है भाई, क्यों है वो सदस्य, क्या है उसकी ताकत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी ताकत वह लूटा गया धन है, वह ब्रिटेन में नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने जो कुटिलता पूर्वक अपनी उस अवैध संपत्ति को दबा रखा है उसे मैं बता सकता हूं। मैं तो दुनिया के उस देश में गया भी नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है यह और कोई नहीं बल्कि वह छोटा सा देश जिसे कर मुक्त देश कहा जाता है, क्योंकि वहां का बजट भरपूर बनता है, लाभ का बजट बनता है, लेकिन वहां की जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो फिर ये टैक्स कहां से आता है। स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला वह देश विदेशियों के धन पर चलता है। वो खुल्लम खुल्ला घोषणा करता है कि आप हमारे देश में हत्याओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, लूट का चाहे जो भी तरीका हो उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं। आप किसी भी प्रकार से लूट के द्वारा प्राप्त वह धन यदि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके धन के बारे में जानकारी हमसे नहीं मांग सकती और वापस देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आप मुझे बताइए कि न्याय में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के देश को स्विट्जरलैंड और टैक्स हेवन जैसे देश की संज्ञा कैसे देगा। वहां के जितने लोग हैं वे उन लोगों के द्वारा भारी आमदनी प्राप्त करते हैं जो उस लूटे गए धन को स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करते हैं। अर्थात स्विट्जरलैंड के लोगों को खुद कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि विदेश के किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी बेईमान व्यक्ति को जब सत्ता में आने पर वह अपने देश की जनता को धोखा देता है तो उसका धन स्विट्जरलैंड के देशों में वहां की बैंकों में जमा होता है। और स्विट्जरलैंड जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है, कमाल की बात है, दुनिया के सभी देशों को चुनौती देता है कि कोई भी देश उसके बैंकों में जमा राशि की जानकारी नहीं ले सकता। आखिर किसे है उसका संरक्षण, उस बात को भी आप तलाश करिए। आपको
यदि बुद्धि का उपयोग करेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के ऊपर जब शुरू की तो मोदी जी को भी नहीं मालूम था यह काले धन की जो गांठ है, जो अमरबेल है, वह कितनी लंबी हो सकती है और वह कहां कहां जाती है और कहां कहां से निकलती है, इसके बारे में भी उनको कल्पना नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड को पत्र लिखा कि भारत का अगर एक भी नागरिक आपकी बैंकों में अगर एक पैसा भी धन जमा करता है तो भारत उसे लेकर रहेगा। इस पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार से समझौता किया। अब नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है भारत की जनता को यह बताए या न बताए कि स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ उन्होंने कौन सा समझौता किया था और उनको जो जानकारी मिली उसमें भारत का कोई नागरिक गलत ढंग से देश की जनता को लूटकर शासक बनकर धोखा दिया या नहीं, उसका नाम क्यों नहीं उजागर हुआ। उस समय जो उड़ती हुई खबरें आई थी उसमें ये सारे के सारे कमीने लोग थे जिनमें से अधिकांश कांग्रेस के शासन में सत्ताधीश बनकर बैठे थे और उसी समय समाज में यह धारणा मजबूत हुई थी कि सत्ता के किसी भी कुर्सी पर कोई भी आदमी बैठ जाए तो उसके पास इतना धन जरूर जमा हो जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां गरीबी से मुक्त हो जाएंगी। ऐसी धारणा कैसे बन गई, इसके ऊपर आप विचार कीजिए तो उसका अर्थ यही निकलेगा कि भारत की शासन प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था उसका निर्माण इस ढंग से किया गया है कि उसमें ईमानदार व्यक्ति सत्ता में आ ही नहीं सकता। प्रशासन में जो लोग हैं उनको हिलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है और यह सारा सब कुछ समाज के साथ धोखाधड़ी का सिलसिला यह गोपनीयता के आवरण में ढका हुआ है। तो मुझे बताइए, आपका यह संविधान, आपका यह विधान क्या इस देश की जनता के सामने सच्चाई लाएगा? क्या उसे न्यायपूर्ण हक उसे मिलेगा? तो नहीं मिल सकता, लेकिन वह आसानी से मिल सकता है। इसके लिए हम एक आदर्श विचार पूरी दुनिया के समक्ष लेकर आते हैं, न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का विचार इनके सारे षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और जब इसके आधार पर केवल औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने की बात मैं कहता हूं तो विश्व के सारे कुटिल, धूर्त, बेईमान, धोखेबाज और विश्वासघात करने वाले शासक सबको अपनी जड़ें हिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। दुनिया के लुटेरे लोगों को अपना पाप अब दुनिया के सामने प्रकट होता दिखाई पड़ता है। तो बंधुओं, मैं यही कहूंगा कि अगर आप न्यायपूर्ण स्थिति को जानना और समझना चाहते हैं तो आपको आर्थिक न्याय में जो बाधक कारण हैं उनको भी जानना पड़ेगा और जब तक आप उनका कारण और समाधान नहीं समझेंगे तब तक आपको इस बेईमानी की जड़ की गहराई का अंदाज भी नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप इस बात को गहराई से समझिए और इसीलिए मैं यह भी कह रहा हूं कि केवल औसत संपत्ति अधिकार ही आर्थिक न्याय का सबसे निर्दोष सूत्र है और जिसके पास औसत से अधिक संपत्ति है वह रख सकता है लेकिन समाज से छिपा नहीं सकता। उसे संपत्ति का वर्तमान मूल्य समाज को बताना होगा और समाज को उसके परीक्षण का आधार तैयार करने और बनाने का पूरा अधिकार होगा। वह उसमें सत्य की स्थापना के लिए जैसा परिवर्तन करना चाहेगा वह करने की पूरी स्वतंत्रता समाज की होगी। किसी भी प्रकार से रोड़ा अटकाने का कोई भी प्रयास वह धूर्ततापूर्ण और बेईमानी पूर्ण माना जाएगा और यदि आप उसी के साथ पूरा कमर कसकर अगर आगे आते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि भारत अपना कल्याण तो करेगा ही, अपने भविष्य को तो उज्जवल बनाएगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा और भारत अपनी परंपरागत मनुष्यता के प्रति निष्ठा को दोहराते हुए पूरी दुनिया में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेगी, पूरा सम्मान करेगी और भारत की जो आत्मा है उसके
नवीन स्थिति में नए दर्शन भी पूरी दुनिया कर सकेगी और पूरी मानवता भी सारे संकटों से मुक्त होकर नए भारत के निर्माण में प्रवृत्त होगी और पूरी दुनिया में गंभीर गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और इसके साथ साथ जो धैर्यहीनता की स्थिति जिसका प्रकटीकरण अभी छात्रों में हुआ था, वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां समाज से कभी भी सिर नहीं उठा सकेंगी। और इसलिए बंधुओं, मैं उन बेरोजगार युवकों को दोष नहीं देता। उनका धैर्य अगर टूटा है तो प्रशासन की गलती की बात छोड़ दीजिए। वह तो कुटिलतापूर्ण रास्ता अपनाने से डरता ही नहीं है, रोज नए से नए फंडे चुनता है। आप 20 गुनी लोगों की नियुक्ति की बात करते हो, नियुक्ति करने की क्षमता आप में है नहीं। जो नियुक्तियां तत्काल होनी चाहिए उसको 3-3 साल लटकाते हैं, उनमें कई तरह के संशोधन करते हैं और कुछ ना कुछ दोष उसमें रखते हैं, जानबूझकर रखते हैं, या मूर्खों के हाथ में इस तरह की स्थिति आती रहती है। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी पूरी बारीकी से छानबीन करनी चाहिए और इन्होंने न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई कि नहीं, और यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो इन्हें सबसे पहले दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकालना चाहिए। इसलिए बंधुओं, मेरी बात खराब लग सकती है, लेकिन अगर ईमानदारी से यह नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब भौतिक विकास की यह स्थिति मानवता के कल्याण के लिए नहीं, मानवता का विनाश करने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। रूस, अमेरिका, चीन और दूसरी ताकतें कब छोटी सी बात पर एक दूसरे का विनाश करने के लिए उठ खड़ी होंगी और उस समय केवल कुछ अस्त्र शस्त्रों का धरती पर गिरना पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर अत्यंत विनाशकारी दृश्य उत्पन्न करेगा। उस घटना के बाद भयानक विश्व युद्ध होगा और उसमें फिर कहा नहीं जा सकता कि दुनिया का कौन सा कोना इस विनाश से बचेगा और कौन जलकर भस्म हो जाएगा। यह तो आगे की बात है। हम इतनी विनाशकारी कल्पना को समझते हुए भी समय रहते अगर उस खतरे से समाज को, पूरी दुनिया को दूर करने का उपाय नहीं करते तो इस गलती को भविष्य में सुधारा नहीं जा सकता। माफ करने की बात तो छोड़िए, माफ करने की बात तो केवल कल्पना की बात है। माफ करने वाला और माफी पाने वाला जब दोनों ही धरती पर नहीं होंगे तो कौन किसको माफी देता है और कौन किसकी रक्षा करता है, यह प्रश्न भी गायब हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, मैं सब लोगों को हाथ जोड़कर आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम का महत्व बताना चाहता हूं ताकि आप इसे हमारा छोटा सा प्रयास समझकर अनदेखा न करें, इसके महत्व को कम आंकने की कोशिश न करें। क्योंकि समय रहते अगर उसको नहीं पहचाना गया तो बाद में पहचानने से भी आपको पछतावा ही हाथ लगेगा और तब लोगों को समझ में आएगा कि समय पर नहीं पहचानने के कारण भारत ने वह विशिष्ट अवसर, वह स्वर्ण अवसर वैसे ही गंवा दिया। और यदि भारत के लोगों ने उसको समय पर पहचान लिया होता तो भारत सुखी और समृद्ध देश तो होता ही, विश्व का गुरु भी होता और सभी लोग सुख, शांति, समृद्धि के साथ भय मुक्त और अभाव मुक्त होकर सहज सुंदर जीवन जी रहे होते। पूरी मानवता और प्रकृति पूरे उल्लास के साथ नए नए सुंदर दृश्य उत्पन्न करती और हम सब उसका आनंद लेते। इसलिए अपनी इस संक्षिप्त बात को फिर एक नया दृष्टिकोण देते हुए मैंने आपके सामने रखा। आप अगर समय रहते इस बात को, आर्थिक न्याय के अवधारणा को पूरी दुनिया में जल्दी से जल्दी फैला सकते हो तो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा युद्ध का खतरा स्थायी रूप से टल सकता है और सब लोग एक विशाल परिवार की तरह सुख शांति के साथ सुखी जीवन जी सकते हैं और पूरी दुनिया में
सैर करने का आनंद सहज रूप से सब लोग उठा सकते हैं और यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे सकारात्मक बात है और हम इसे धरती पर उतार सकेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।